हेलो स्टूडेंट्स। तो मुझे पता चला कि आप सब बच्चों को ये जो मैंने एक साइंटिस्ट की बायोग्राफी डाली थी, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, तो वो कहानी बड़ी पसंद आई आप सब लोगों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और साइंटिस्ट की स्टोरी लेकर के आऊँ जिनके बारे में बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट। तो आज भी हम एक महान साइंटिस्ट की स्टोरी सुनाएंगे आपको। तो इसकी शुरुआत पहले एक पजल से करते हैं। मैं ना 5 साइंटिस्ट का नाम लूँगा और आपको बताना है कि आज के दिन मैं किसकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। और ये साइंटिस्ट हैं थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, अल्फ्रेड नोबेल, मार्कोनी और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जो बातें बताने जा रहा हूँ 5 पॉइंट्स, आपको बताना है कि ये किसके बारे में ज़्यादा फिट बैठती हैं। पहली बात है कि वो 8 भाषाएं बोल लेता था, है ना। उन्हें 8 लैंग्वेजेज आती थी। उसने लंबी दूरी के बीच संचार की बेतार तकनीक खोज निकाली। उन्होंने ही ये टेक्नोलॉजी पहले डेवलप की जिससे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता था। उन्होंने सबसे पहले एसी करंट से चलने वाली मोटर बनाई। वही एसी करंट से चलने वाली मोटर जिसको हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में ज़्यादातर एसी मोटर्स ही तो होते हैं। और जानते हो उनके नाम में कितनी नई चीज़ों को इन्वेंट करने का पेटेंट है? उनके नाम पर 300 पेटेंट्स हैं। अच्छा, उन्होंने एक ऐसा खतरनाक हथियार, है ना, एक ऐसा ग्रेट वीपन इन्वेंशन की बात कही थी। वो दावा कर रहे थे कि ये एक इतना खतरनाक हथियार होगा जो दुनिया में सारे लड़ाइयों को एक बार में खत्म कर देगा। तो क्या क्या सवाल हम लोगों ने उठाए कि ही वॉज नोन ऑफ 8 लैंग्वेजेस, है ना। उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्निक निकाली। उन्होंने एसी करंट से चलने वाले मोटर का आविष्कार किया। 300 पेटेंट उनके नाम पर हैं। और साथ में उन्होंने एक बड़े ही खतरनाक हथियार को बनाने की बात कही थी कि जो एक बार में पूरी दुनिया की लड़ाइयों को ख़त्म कर देगा। सोचो सोचो कौन हो सकते हैं ये साइंटिस्ट? 1 2 3 4 5। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक किसी के कमेंट्स नहीं आए, तो मैं ही बता देता हूँ। तो इस साइंटिस्ट का नाम था निकोला टेस्ला। तो आज हम लोग निकोला टेस्ला, इनकी कहानी सुनने जा रहे हैं। इनके जीवन की कहानी, इनकी एक छोटी सी बायोग्राफी। तो ये हैरान करने वाली बात है ना, इतनी सारी चीज़ें। ज़्यादातर लोगों ने उनका नाम सुना तो होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि आजकल के समय में मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो चीज़ें हैं उसके पीछे टेस्ला का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी कुछ साल पहले टेस्ला की 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी, उनकी डेथ एनिवर्सरी। तो ये वो मौका था जब हम खाक से उठकर दुनिया पर छा जाने वाले इस वैज्ञानिक की ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ पर एक नज़र डालते हैं। वो जो जीवन भर डिस्कवरी करते रहे, इन्वेंशन करते रहे, हाँ, उन्हें एक समय में एक शोमैन के जैसे फिल्मों के शोमैन होते हैं ना, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, उतनी पॉपुलैरिटी भी इन्हें नसीब हुई, है ना। और एक समय ऐसा भी था जब हमारे देशों में, दुनिया के बहुत सारी जो सुंदर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो उनकी फ़ैन हुआ करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन ये दुख की बात है कि उनकी किसी के साथ में शादी नहीं हो पाई। और हम सब लोगों की जो आम जिंदगी है इसको बदल देने वाले, इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले बहुत सारे आविष्कार जो किए गए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल हैं, उनके पीछे में इनके ही इन्वेंशन हैं। तो एक समय में तो इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन जब ये अपनी जीवन के आखिरी दौर में थे तो कहते हैं कि ये कंगाली में ज़िंदगी जी रहे थे। तो आज हम इसी साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इनका शुरुआती जीवन क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, किस देश में जन्म हुआ, इन्होंने पढ़ाई वगैरह की तो क्या की, कैसे किया। तो टेस्ला का जन्म हुआ 1856 की गर्मियों में एक तूफानी रात में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? सर्बिया में हुआ।
कहते हैं कि उनके जन्म लेने के समय में इतनी ज़्यादा बिजलियां कड़क रही थी कि जो दाई माँ होती हैं ना, जो अक्सर महिलाओं को जब बच्चे जन्म देने होते हैं तो थोड़ी हेल्प करती हैं उनकी, है ना, मैड, तो उस दाई को ये कहना पड़ा कि ये बच्चा आगे चल कर के तूफान पैदा करेगा क्या, ऐसी बात कही। मगर उनकी माँ ने कुछ और ही भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, देखना एक दिन वह उजाले का दूत बनेगा। तो उनके जन्म के समय की 2 इंटरेस्टिंग बातें हो गई ना, कि जब उस दाई ने कहा कि आकाश में इतनी बिजलियां कड़क रही हैं तो क्या ये बच्चा आगे चल करके तूफान पैदा करेगा, जबकि माँ ने पॉजिटिव बात करी कि नहीं, एक दिन वह उजाले का दूत बनेगा। एक विद्यार्थी के रूप में टेस्ला को मैथमेटिक्स बड़ा पसंद था, है ना, और वो मैथमेटिक्स में इतने तेज थे कि अक्सर टीचर्स को भरोसा ही नहीं होता था। उन्हें लगता था कि टेस्ला ने कहीं ना कहीं से नकल करके ये मैथमेटिक्स बनाया है, ये सॉल्व किया है, ऐसी बात थी। और जब टेस्ला यंग एज में थे, टीन एज में थे, तो एक बार वो बड़े सीरियस तरीके से बीमार पड़ गए थे। और उनकी बीमारी तब ठीक हुई जब उनके पिताजी को एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा? उनके पापा चाहते थे कि निकोला टेस्ला चर्च के पादरी बने, जबकि निकोला टेस्ला चाहते थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना। तो पापा ने जिद कर रखी होगी और टेस्ला ने भी जिद कर रखी होगी। और जब इस चीज़ का समझौता हो गया, पापा मान गए कि हाँ, निकोला टेस्ला आगे चल कर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, आई अलाउ टू डू द सेम, तब जाकर के टेस्ला की तबीयत सही हुई। तो अभी तो हम लोगों ने जाना कि भाई उन्हें मैथमेटिक्स में उनके हाथ अच्छे चलते थे, वो बड़े तेज थे। आगे चल कर के ये सुनने में आया कि वो स्टूडेंट तो बड़े अच्छे थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटेक्निक स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका कारण भी हम लोग देखेंगे। तो किसी वजह से उन्होंने पॉलिटेक्निक की स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। कंपनी का नाम देख रहे हो ना, कॉन्टिनेंटल एडिसन। तो थॉमस अल्वा एडिसन से इनका कोई रिलेशन यहाँ पर हो सकता है ये कंपनी एडिसन की ही हो। यहाँ पर टेस्ला ने कौन सा काम किया? तो यहाँ उन्होंने बिजली के प्रकाश और मोटरों पर ध्यान देना शुरू किया। यहाँ पर टेस्ला को काम क्या मिला था कि भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड मोटर्स बनाने हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग लाइटिंग के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, हाउस लाइटिंग के लिए जो भी यूज़ करते हैं, तो उसमें आप क्या और भी बेहतर तरीके बता सकते हो। और आप जानते हो ना एडिसन के बारे में, वो कितने मशहूर आविष्कारक थे। लेकिन टेस्ला चाहते थे एडिसन से मिलना, क्योंकि उनके मन में भी थी, हो सकता है कि उस समय एडिसन उनके आइडियल रहे हों, उनके मन में एडिसन को लेकर के हीरो वाली फीलिंग हो, तो टेस्ला उनसे मिलना चाहते थे। और इसी मिलने की कोशिश में 1884 में टेस्ला अमेरिका आ गए। बाद में टेस्ला ने इस तरह की बात का दावा किया कि एडिसन की कंपनी ने इंजीनियरिंग संबंधी कई सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाने के एवज में उन्हें $50,000 अमेरिकन डॉलर के इनाम की पेशकश की थी, ऑफर किया था। ये बात टेस्ला ने बाद में बताई लोगों को कि एक समय में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जो इश्यूज थे कि उसे कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है, कैसे सेफली यूज़ करना है, इसको लेकर के एडिसन ने किसी कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया होगा और टेस्ला ने उन सारी चीज़ों को करके दिखाया। तो स्वाभाविक है वो चाहते होंगे कि भाई एडिसन की कंपनी ने जो इनाम जो प्राइज़ अनाउंस करके रखा है $50,000 का, वो इनको मिले। तो टेस्ला ने तो वो सारे काम करके दिखाए, लेकिन बाद में इनको ये कहा गया कि नहीं भाई, हम लोगों ने जो इनाम देने की बात कही थी वो तो एक मजाक की बात थी। तो कुछ ये बात और कुछ और भी बातें रही होंगी जिसकी वजह से बाद में जाकर के टेस्ला ने वो कंपनी छोड़ दी। अब इसके बाद टेस्ला की कहानी में क्या क्या बातें आती हैं? तो कहते हैं कि इसके बाद टेस्ला ने 2 बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में पार्टनरशिप किया और एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग। अपने कई पेटेंट उन्होंने कंपनी के नाम कर दिए, लेकिन बाद में उनके ये जो पार्टनर्स थे
उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम लोग ये जो काम कर रहे हैं इसका काम जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तक ही है, बाकी सारे काम हम नहीं करेंगे। और इनके पार्टनर्स ने इनकी जो भी पेटेंट वगैरह थे, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, इस चीज़ को हड़प लिया और उन लोगों ने एक दूसरी कंपनी खड़ी कर ली। टेस्ला को उन्होंने कंपनी से अलग कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ला इन दो बिजनेसमैन के साथ में कोलैबोरेशन करके, पार्टनरशिप करके कहीं ना कहीं ठगी के शिकार हुए। बिजनेसमैन ने अपना पर्पस सॉल्व कर लिया और टेस्ला को अपनी कंपनी से निकाल करके बाहर कर दिया। अब हम जानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत बड़े इन्वेंटर के तौर पर, एक साइंटिस्ट के तौर पर टेस्ला को क्या क्या सक्सेस हासिल हुआ। 1887 में टेस्ला ने दो और भी लोगों के साथ में मिलकर के, वो भी इनके ही तरह विचारधारा रखने वाले साइंटिस्ट थे, खोजी प्रवृत्ति के लोग थे, उनके साथ में मिलकर के इन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी को खड़ा करने के लिए कोशिश की। टेस्ला ने मैनहट्टन में अपना लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया और यहाँ उन्होंने एक अनमोल उपकरण है ना, एक स्पेशल डिवाइस का इन्वेंशन किया जिसे हम आज अल्टरनेटिंग करंट इंडक्शन मोटर या फिर एसी मोटर के नाम से जानते हैं। एसी मोटर ने उन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर किया जो अभी तक के पॉपुलर मोटर्स में आती थी। टेस्ला ने इंजीनियरिंग संबंधी एक मीटिंग में अपनी एसी मोटर का एग्जीबिशन, उसे प्रदर्शन करके दिखाया, चला करके दिखाया। यहीं पर जानी मानी वेस्टिंगहाउस कंपनी ने उनकी मोटर के लाइसेंस के लिए उनके साथ में एक डील किया और इस डील के हिसाब से उनकी मोटर से पैदा होने वाली प्रत्येक हॉर्स पावर पर उन्हें एक फिक्स्ड रॉयल्टी देने की पेशकश की गई, ऑफर किया गया। अब यह 1880 के दशक के आखिरी साल थे। वार ऑफ करेंट्स अपने चरम पर था। तो अब ये वार ऑफ करेंट्स क्या था? तो बात ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में उस समय दो साइंटिस्ट, ये निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन, वो उस दुनिया में अपना अपना नाम और अपने आप को सुपर पावर या कह लो कि टॉप रंग पर, मैं नंबर 1 हूँ, ये घोषित करने में लगे हुए थे। थॉमस एडिसन डीसी करंट को पॉपुलराइज कर रहे थे, वो उसे रिकमेंड करते थे। उनकी दलील थी कि भाई डीसी करंट जो है वो एसी करंट की तुलना में ज़्यादा सेफ है। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने एसी का समर्थन किया क्योंकि इससे लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी करंट को भेजी जा सकती। आप सब जानते हो डीसी और एसी में फ़र्क क्या है? तो हमारे पास में थर्मल पावर स्टेशन से जो बिजली हमारे घर में आती है और हम लोग इससे बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, लैपटॉप भी, है ना, कंप्यूटर चलाते हैं, इंडक्शन चलाते हैं, ये सारा का सारा कमाल एसी का है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और आपके पास में जो ड्राई सेल रखा होता है उससे अगर आप रेडियो बजाते हो, कोई ड्राई सेल रखा है, कोई छोटी सी बैटरी रखी है जिससे आप छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलाते हो, तो वो डीसी करंट है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि वेस्टिंगहाउस ने एसी को प्रमोट किया। उनका कहना था कि भाई इसके जरिए हम लोग लंबी दूरी तक बिजली को भेज सकते हैं। अब वेस्टिंगहाउस के पास में ना थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। एडिसन बहुत बड़े आदमी थे, उनके पास पैसे की कंपनी नहीं थी, वेस्टिंगहाउस कंपनी के पास में पैसों की दिक्कत थी। तो उन्होंने टेस्ला को अपनी प्रॉब्लम बताई और कहा कि नहीं, मैं पर हॉर्स पावर आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, कि क्यों ना आप इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट मुझे भेज दीजिए। और टेस्ला एग्री हो गए। यहाँ पर टेस्ला को थोड़ा बहुत अंदाज़ा रहा होगा कि वो अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन और एक ऐसा इन्वेंशन जो कि बेशकीमती है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जो बहुत प्रीशियस है, उसे बहुत औने पौने दाम में बेच रहे थे, लेकिन उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। 1893 में शिकागो में मशहूर विश्व कोलंबियन मेले का आयोजन हो रहा था। तो वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला से ये रिक्वेस्ट किया कि वो इसके लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई में उनकी हेल्प करें, क्योंकि इस बहाने उन्हें एसी करंट की खूबियों के प्रदर्शन का मौका मिलेगा। टेस्ला ने मेले में इतने बल्ब जलाए जितने पूरे शिकागो शहर में भी नहीं जलते थे। इसके अलावा उन्होंने कई और भी ऐसी चीज़ों को एग्जिबिट करके, प्रदर्शन करके दिखाया जो आम लोगों के लिए अजूबों से कम नहीं थी, जैसे कि बिना तार के इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जला देना। बाद में
टेस्ला ने नियाग्रा फॉल्स में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में भी वेस्टिंगहाउस कंपनी की मदद की, और ये शायद उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एसी बिजली घर था, एसी का पावर हाउस था। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं और ये जानना चाहेंगे कि टेस्ला की लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसी कैसी आई होंगी। निकोला टेस्ला की राह में चुनौतियां कम नहीं आईं। कहते हैं कि 1895 में उनकी मैनहट्टन लेबोरेटरी में आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो तबाह हो गई। इसमें उनके सारे नोट्स और जो भी उन्होंने सैंपल मॉडल बना रखे थे वो सब भी जल गए। 1998 में उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक नाव के वायरलेस कंट्रोल का प्रदर्शन करके दिखाया था कि कैसे वो नाव वायरलेस के जरिए रेगुलेट की जा रही होगी, दाएं तरफ मुड़ना, बाएं तरफ मुड़ना, आगे की तरफ जाना, पीछे जाना। और लोग कहते हैं कि उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा स्टंट था, जिसे उस समय कई लोगों ने फ्रॉड माना। जल्दी ही टेस्ला ने अपना ध्यान वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर पर लगा दिया कि हाँ, मैं बिना तार के भी एक जगह से दूसरी जगह बिजली कैसे भेज सकता हूँ। अभी भी हमारे समय में देखते हैं ना कि थर्मल पावर से हमारे घर तक बिजली आने के लिए कितने लंबे किलोमीटर लंबे तार की जरूरत होती है, आप समझ सकते हो। लेकिन वो चाहते थे कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जिसके जरिए वो बिना तार के इलेक्ट्रिसिटी भेज सकें और उसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में भी हो। और आजकल तो हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का यूज़ करते हैं ना, जिसमें हम लोग वाईफाई रूटर्स, वाईफाई के जरिए भी करते हैं, ब्लूटूथ भी है जो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए होता है। तो निकोला टेस्ला के दिमाग में जो आइडिया आया कि क्या हम बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह बिजली भेज सकते हैं, कोई मैसेज भेज सकते हैं, तो इस विचार को अंजाम देने के लिए टेस्ला ने कोलोराडो स्प्रिंग्स नाम की एक नई कंपनी बनाई। यहाँ एक बार उन्होंने इतनी बिजली खर्च कर डाली अपने एक्सपेरिमेंट में कि पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई थी। उन्होंने ऐसा भी दावा किया था कि उन्होंने कुछ ऐसे भी सिग्नल्स को, रेडियो सिग्नल्स को रिसीव किया है जो शायद किसी बाहर के ग्रह से आए थे, किसी एलियन के द्वारा भेजे गए थे। है ना बड़ी अनोखी बात। 1901 में टेस्ला लॉन्ग आइलैंड नाम के जगह पर उन्होंने एक ऐसे टावर का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जेपी मॉर्गन नाम के बिजनेसमैन को पटाने की कोशिश की, राजी करने की कोशिश की, जो उनके हिसाब से पूरी दुनिया की बिजली सप्लाई करने में कैपेबल हो पाता। अब ये बात जेपी मॉर्गन को समझाने में टेस्ला को बड़ी मेहनत लगी होगी, क्योंकि एक बार को अभी भी ये बात मानना बड़ा मुश्किल लगता है कि एक ही बिजली स्टेशन से पूरी दुनिया में बिजली कैसी भेजी जा सकती है, और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन हो पाएगा क्या एक जगह पे, ये बात। मगर टेस्ला इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो मॉर्गन को समझाने की उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन उन्हें समझा नहीं पाए, और बाद में एक बार हाँ करने के बाद ही जल्दी ही जेपी मॉर्गन ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया। हाथ खींच लेने का मतलब है उन्होंने जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की थी वो बंद कर दी। आगे चल कर के 1909 में मार्कोनी को रेडियो की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। आप जानते हो इंडिया में जगदीश चंद्र बसु, उनका भी नाम आता है कि उन्होंने भी रेडियो की खोज की थी, और शायद उन्होंने मार्कोनी से पहले की थी, लेकिन वो इसे पब्लिसाइज नहीं कर पाए थे, पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो इसकी चर्चा नहीं हो पाई और मार्कोनी की खोज की चर्चा हो गई है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि निकोला टेस्ला, उन्होंने भी 1909 में ये काम किया था। 1915 में टेस्ला ने मार्कोनी पर उनके पेटेंट चुराने का आरोप लगाया, है ना, और उन्होंने एक मुकदमा ठोक दिया, लेकिन निकोला टेस्ला हार गए। इसी साल एडिसन और टेस्ला को नोबेल दिए जाने की भी अफवाह उड़ी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टेस्ला को नोबेल नहीं मिला। और कहा जाता है कि इन दोनों हस्तियों के बीच में, टेस्ला और एडिसन के बीच में ये जो मनमुटाव था, है ना, जो दोनों एक दूसरे से विरोधी भी थे, है ना, एक दूसरे को विरोध करते थे। विरोध करने वाली एक बात हम लोगों ने सीखी ना कि टेस्ला एसी अल्टरनेटिंग करंट को प्रमोट करते थे, उसके फ़ायदे गिनाते थे, जबकि एडिसन डीसी करंट को प्रमोट करते थे, उसके फ़ायदे गिनाते थे।
तो कहते हैं कि इसी मनमुटाव की वजह से टेस्ला को नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया और दुनिया में वो इज्जत वो सम्मान नहीं मिल पाया। हालांकि एडिसन को ज़्यादा इज्जत और सम्मान मिला है। बाद में टेस्ला को बहुत सारा सम्मान और पुरस्कार मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का एडिसन मेडल अवार्ड जो मिला वो भी इसमें शामिल था। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं निकोला टेस्ला की पर्सनल लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में। भाई लोग दुनिया में जीते हैं तो आगे चल कर के पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, शादी करते हैं, है ना, अपनी फैमिली बनाते हैं ना। तो क्या टेस्ला की कोई फैमिली लाइफ थी कि नहीं थी? हालांकि हम लोगों ने तो ये जाना है कि उन्हें ना काफ़ी समय अकेले रह करके गुजारना पड़ा। तो टेस्ला एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। तो कहने का मतलब है कि वो गुड लुकिंग रहे होंगे, लंबे रहे होंगे, स्मार्ट होंगे, जेंटलमैन होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के मालिक थे। और ये भी कहा जाता है कि उनकी जो मेमोरी थी वो फोटोग्राफिक थी। एक बार जिसे देख लिया वो भूलते नहीं थे, है ना। और कई बार वो किसी किताब को पलट करके देख लेने पर उसे याद कर लेते थे। और हम लोगों ने ये भी शुरुआत में बात की कि उन्हें दुनिया की 8 लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार कितने सारे आइडिया अचानक उनको अपने मन में आता था, है ना। अचानक एक इंस्टिंक्ट की तरह से आता था और वो उसे डायग्राम बना लेते थे, नमूना बना लेते थे, सैंपल बना लेते थे या मॉडल बना लेते थे या कागज़ पर ड्रॉ कर लेते थे और बाद में उसे प्रूव करके दिखा देते थे कि ऐसा सचमुच में हो सकता है। और यही बात है कि ये कहा गया कि बहुत सारे जो आइडियाज़, बहुत सारे जो इन्वेंशन उनके थे वो उनके मन में आते थे। उन सब का रिटन वर्जन जल्दी नहीं दिखता। और यही वजह थी कि उन्होंने ज़्यादातर खोजों के शुरुआती रेखा चित्र या मॉडल्स उन्होंने अपने दिमाग में बनाए, पेपर पर नहीं बनाए, किताब में नहीं बनाए, नोटबुक्स में नहीं बनाए। टेस्ला की पर्सनालिटी कैसी थी? तो 6 फीट 2 इंच लंबे और खूबसूरत टेस्ला महिलाओं के बीच में काफ़ी पॉपुलर थे, मगर उनकी किस्मत में बीवी नहीं थी, वाइफ का होना नहीं लिखा था शायद। वो कहते थे कि ना उन्हें बैचलर लाइफ में रहने ज़्यादा पसंद था। वो कहते थे कि बैचलर रहने से वो ज़्यादा क्रिएटिव फील करते हैं, ज़्यादा शांति से, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। या फिर ऐसी भी बात हो सकती है कि यंग एज में जो उन्हें एक बीमारी हो गई थी, इसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह का डर लगता था कि वो दूसरे के साथ में अच्छे से रह पाएंगे, पीसफुली रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। वो साफ सफाई को लेकर के, क्लीनलीनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते थे। और इतने ज़्यादा अलर्ट रहते थे कि कई लोग बोलते थे कि ये साफ सफाई को लेकर के थोड़े सनकी हैं। यहाँ तक कि उन्हें इनके नज़दीक जाने में भी डर होती थी कई सारे लोगों को। ऐसे लगता था कि जैसे कि कोई इन्हें छू लेगा तो ये गंदा तो नहीं हो जाएंगे ना, गंदे तो नहीं हो जाएंगे। एक और चीज़ भी है, वो कहते हैं कि निकोला टेस्ला को अक्सर ज्वेलरी से, हीरा मोती सोना वगैरह से भी थोड़ा सा डर सा लगता था। और अक्सर महिलाएं जो होती हैं वो मोती की माला पहनती हैं, हीरे का नेकलेस चाहती हैं, गोल्ड पहनती हैं। टेस्ला को थोड़ी सी एलर्जी थी, कहते हैं कि ज्वेलरी से और पर्टिकुलरली मोती वगैरह से उन्हें बड़ी एलर्जी थी। टेस्ला का मानना था कि उनके सबसे अच्छे आइडिया उन्हें अकेले में मिले। तो एक ये बात भी हो सकती है कि निकोला टेस्ला एकाकी जीवन, अकेले रहना पसंद करते होंगे। हालांकि वो स्वभाव से इस तरह के नहीं थे, स्वभाव से इतने इंट्रोवर्ट नहीं थे कि किसी के साथ में उनकी बातचीत ना हो, परिचय नहीं हो। कहते हैं कि वो अपने समय की अनेक मशहूर हस्तियों के साथ में उनके बड़े अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे। दोस्तों के लिए वो अक्सर डिनर ऑर्गेनाइज किया करते थे, है ना। मार्क ट्वेन का नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। वो भी उनकी लेबोरेटरी में अक्सर आते थे और इनकी खोज का प्रचार करते थे। टेस्ला एक इन्वेंटर या एक साइंटिस्ट के तौर पर ही मशहूर नहीं थे, लोग उन्हें फिलोसोफर भी कहते थे। वो पोइट के तौर पर भी पॉपुलर थे और उन्हें और भी सब्जेक्ट्स में अच्छी खासी जानकारी थी।
ऐसा कहा जाता है कि उनके 75th बर्थडे पर अल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी बहुत बड़े महान वैज्ञानिक रहे हैं, मैं उनकी भी जीवनी लेकर के आऊँगा। तो निकोला टेस्ला के 75th बर्थडे पर आइंस्टीन ने उनको एक कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर भेजा था, और ये लेटर भी जानी मानी पत्रिका है ना, ये आज की भी जानी मानी पत्रिका है टाइम, उसके कवर पर छपी थी। मैं भी कोशिश करूंगा कि इस लेटर को कहीं से लेकर के आऊं और इसको लेकर के एक वीडियो आपके सामने में रखूं। अब हम लोग ज़रा सा जान लेते हैं कि भाई इतने बड़े महान वैज्ञानिक, इतने अनोखे आदमी निकोला टेस्ला, इनके लाइफ के जो आखिरी दिन थे वो कैसे गुजरे। तो लोगों की नज़र में टेस्ला की छवि एक पागल वैज्ञानिक की है। आज के समय में भी हम लोग उन्हें उतनी इज्जत नहीं दे पा रहे हैं जो उनको मिलनी चाहिए। तभी तो ये बात लिखी है ना, क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसे दावे किए जिसकी वजह से लोगों के मन में ऐसी इमेज बनती थी कि भाई ये तो बोगस बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे एक बात जो हम लोगों ने सुनी कि उन्होंने दावा किया कि हाँ, उन्होंने एलियन की बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। वो एक ऐसी मोटर बना लेने का दावा करते थे जो कॉस्मिक रेज से चलती है। अब ये भी बहुत बड़ा दावा है। वह एक नई आइंस्टीन की टेक्नोलॉजी पर भी काम करने की बात कह रहे थे, हाँ, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या इससे रिलेटेड होगी, E=mc² से रिलेटेड होगी, जो ऊर्जा के बिल्कुल एक नए प्रकार को जन्म देगी, एनर्जी के बिल्कुल नए फॉर्म की वो बात करते थे। इसी तरीके से एक बार उन्होंने कहा कि उन्होंने विचारों की तस्वीर बनाने वाली तकनीक ईजाद की है। विचारों की तस्वीर बनाने वाली टेक्निक, आप समझ सकते हो कि जो आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है ना, उसकी एक फिजिकल इमेज कागज पे बन जाए। अब आजकल के समय में एक तरह का प्रिंटर होता है ना, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि उससे आप कुछ भी बना सकते हो। तो गेस करो मैं किस प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी नहीं बताऊँगा। एक और भी चीज़ कही जाती है कि उन्होंने एक ऐसे रे की खोज की है जिसे डेथ रे या पीस रे के रूप में बदल बदल करके काम लाया जा सकता है, और कहते हैं कि उसकी जो एक्सप्लोसिव पावर थी वो अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट खोजा था ना, उससे भी ज़्यादा पावरफुल थी। तो ये सब कुछ एक बातें हैं जो एक नज़र में विश्वास नहीं होती कि ऐसा हो सकता है, और इन चीज़ों की खोज निकोला टेस्ला ने कर लिया होगा। शायद इसी वजह से लोग इनको एक पागल वैज्ञानिक की तरह से लेते हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो चीज़ें उन्होंने कहीं और करके नहीं दिखा पाए, इसके बजाय जो चीज़ें उन्होंने कहीं और करके दिखा दिया दुनिया को, उसके लिए भी निकोला टेस्ला को याद करना जरूरी है। वो उस इज्जत के हकदार हैं। अब लाइफ के आखिरी सालों की बात आती है तो यहाँ पर कहते हैं कि उनके पास में जो जमा पूंजी थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी थी। टेस्ला ने अपने आखिरी साल एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए गुजारे, और कहते हैं कि आखिर में वो न्यूयॉर्क के एक होटल में रहने लगे जिसका किराया वेस्टिंग हाउस कंपनी ने चुकाया था, वही चुकाया करती थी। वो अक्सर नज़दीकी पार्क में अकेले टहलते हुए दिखाई देते थे, जहाँ पर वो कबूतरों को दाना खिलाते थे। कहते हैं कि कबूतरों से, है ना, पीजन से उन्हें बड़ा लगाव था, और आगे चल कर के 7 जनवरी 1943 को 86 ईयर्स की एज में होटल की जो स्टाफ होती है ना, उन्होंने देखा कि वो अपने कमरे में मरे हुए हैं। तो इस तरीके से निकोला टेस्ला की मौत हुई। निकोला टेस्ला का नाम आज भी अक्सर सुनाई देता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, वाईफाई की बात होगी, एनर्जी की बात होगी, तो लोग उनके नाम की चर्चा करेंगे ही। बेलग्रेड हवाई अड्डे का नामकरण निकोला टेस्ला के नाम पर किया गया है। इसी तरह से दुनिया की जो सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार है, ईवी से चलने वाली कार है ना, उस कंपनी का नाम और उस कार का नाम भी टेस्ला ही तो है। और ये कंपनी आजकल के समय में इलोन मस्क की है। MRI स्कैनर की क्षमता को हम लोग टेस्ला यूनिट के में मेजर करते हैं। तो ये जो मेजरमेंट का ऐसा यूनिट है, ये भी टेस्ला के नाम पर है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ला का असल जीवन में हम लोग पौराणिक ग्रीक योद्धा प्रोमेथाउस जैसे थे। तो प्रोमेथाउस के बारे में मैं अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन कहते हैं कि भाई प्रोमेथाउस की जो पॉपुलैरिटी थी, वो जिस तरह के योद्धा थे, जैसे संघर्ष करके उन्होंने मानव जाति के कल्याण की बातें की थी, है ना। प्रोमेथाउस के बारे में कहते हैं कि उन्होंने मानव जाति के लिए आग की व्यवस्था करने के लिए स्वर्ग के साथ में लड़ाई मोल ली थी, और इसी के पनिशमेंट के तौर पर उनको एक चट्टान से बांध दिया गया था, जहाँ पर हर रोज़ एक चील उनका कलेजा नोचने के लिए आती थी। तो जो लोग टेस्ला की तारीफ़ करते हैं, उनके गुण गाते हैं और उन्हें उनके इतने बड़े बड़े काम के लिए याद करते हैं, साइंस में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से याद करते हैं, वो कहते हैं कि टेस्ला ने भी धरती पर उजाला लाने के लिए आसमान जितनी ऊंचाइयां चढ़ी थीं, है ना। लेकिन चूंकि वो बड़े ही यूनिक पर्सनालिटी के थे, ऐसे लोग रेयरली होते हैं, जल्दी मिलते नहीं, या तो उनका जो मेंटल आईक्यू लेवल था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उनकी इंटेलिजेंसी बहुत हाई थी, इसी वजह से वो कॉमन लाइफ में लोगों के साथ में उतने सहज नहीं हो पाए थे, है ना। और कुछ उनकी आदतें थोड़ी सी अलग सी थी, जिसकी वजह से आगे चल कर के धीरे धीरे उनकी लाइफ नीचे की तरफ में चली गई। और कहते हैं कि अपने उम्र के आखिरी दौर में वो पैसों की वजह से, पैसों की तंगी में, गरीबी में गुजारे, है ना, और अकेले ही एक होटल में रह करके इस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। तो टेस्ला की स्टोरी जो है वो ट्रेजिक एंड वाली है, लेकिन टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी में जितने बड़े बड़े काम किए, इन्हें कोई भी भुला नहीं सकता, और हम उन्हें एक महान वैज्ञानिक के तौर पर हमेशा याद रखेंगे। तो बच्चों, मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसी तरह से दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट की बायोग्राफी लेकर के मैं आपके सामने में आता रहूँगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी और साइंटिस्ट की छोटी बायोग्राफी लेकर के, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।